मेरे नेबर पिछले 3 साल से मेरा वाईफाई यूज कर रहा था और मैंने सिर्फ पड़ोसी होने की वजह से उसकी ये हरकत टॉलरेट की थी। लेकिन कल उसने अचानक मुझे मैसेज करके कहा कि मैं कितना गरीब और बेचारा इंसान हूं जो इतना घटिया ब्रॉडबैंड यूज करता हूं। उसके अकॉर्डिंग मेरी खराब इंटरनेट स्पीड की वजह से उसके बेटे के चिंगवा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के चांसेस खराब हो रहे थे। फिर उसने पूछा कि क्या मैं उसके नुकसान का कॉम्पनसेशन देने की औकात रखता हूं। मैं उस मैसेज को घूरता रह गया। गुस्से में मेरी उंगलियों के टिप्स तक सफेद पड़ गए। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से ठोकने की आवाज आई। आंट ज़ैंग चिल्लाई, ये कैसा घटिया इंटरनेट है, अभी के अभी गीगाबिट स्पीड लगवाओ। तुम मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। अगर मुझे तुम्हें पैसे देने पड़े तो मैं खुद को बेचकर भी तुम्हारा कर्ज नहीं चुका पाऊंगी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा लेकिन उससे बहस नहीं की। चुपचाप अंदर गया, वाईफाई का नाम चेंज करके रख दिया। जो भी कनेक्ट करेगा उसके पूरे परिवार की नसबंदी हो जाएगी। उसके बाद मैंने राउटर अनप्लग किया और सीधा उसके अपार्टमेंट की तरफ निकल गया। विंडो से बाहर देखा तो बिजली के वायर्स मकड़ी के जाले की तरह अजीब तरीके से उलझे हुए थे। मैंने ठंडी हंसी हंसी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के कंप्लेंट हेल्पलाइन पर फोन कर दिया। मैंने सोचा ये लोग मुझे चैन से नहीं रहने देना चाहते, तो इस साल का फैमिली रियूनियन डिटेंशन सेंटर में ही मनाने दो। कुछ ही देर में कॉरिडोर में आंट ज़ैंग की तीखी आवाज गूंज उठी। किस हरामखोर ने कंप्लेंट की? कौन था वो? मैंने पीप होल से बाहर देखा। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के 2 यूनिफॉर्म पहने वर्कर्स बहुत सीरियसली उसकी विंडो के बाहर लगे उलझे हुए वायर्स हटा रहे थे। एक वर्कर ने कहा, मैडम प्लीज हमारे काम में कोऑपरेट कीजिए। वायर्स को तोड़ना मरोड़ना सिर्फ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है, बल्कि ये सीरियस सेफ्टी हैजर्ड भी है। आंट ज़ैंग सीधा जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। नहीं, मैं इनोसेंट हूं। मैं एक विडो हूं और अकेले अपने बेटे को पाल रही हूं। मेरे लिए सब कुछ कितना मुश्किल है। बिजली का बिल बहुत महंगा है। मैं तो बस थोड़े पैसे बचाना चाहती थी। आप लोग हमें मारना चाहते हो। रोते हुए वो मेरी सिक्योरिटी डोर की तरफ गुस्से से देखने लगी। लेकिन वर्कर्स क्लियरली ऐसे सीन्स के आदीशुदा थे। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने कहा, हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप पर फाइन लगेगा और फिलहाल आपकी इलेक्ट्रिसिटी टेम्परेरीली कट कर दी जाएगी। आउटस्टैंडिंग बिल पे करने और सेफ्टी रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी रीस्टोर होगी। जैसे ही आंट ज़ैंग ने फाइन और इलेक्ट्रिसिटी कट सुना, वो बम की तरह भट पड़ी। वो तुरंत खड़ी हुई और मेरे दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी। शेन सरनेम वाले, बाहर निकलो। मुझे पता है ये सब तुमने किया है। तुम बेरहम इंसान। मेरा बेटा जितेंग कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है। तुमने हमारी इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट दोनों बंद करवा दिए। तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम बस इसलिए जेलस हो क्योंकि मेरा बेटा सक्सेसफुल है और चिंगहुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। सिक्योरिटी डोर पर लगातार धम-धम की आवाज आ रही थी। मैं बिल्कुल चुप रहा और उसका ड्रामा देखता रहा। तभी उसका लाडला बेटा जितेंग, जो पेट दर्द की कंप्लेंट कर रहा था, घर से बाहर निकला। उसने डिजाइनर क्लोथ्स पहने हुए थे, ब्लैक रिम्ड ग्लासेस लगाए हुए थे और देखने में काफी सोफिस्टिकेटेड लग रहा था। जैसे ही उसकी नजर मेरे दरवाजे पर पड़ी, उसकी आंखों में एक पल के लिए डिस्गस्ट और डिस्डेन नजर आया। उसके अगले वर्ड्स ने उसकी असली एरोगेंस दिखा दी। इस लो लाइफ से बहस करने की जरूरत ही क्या है? सिर्फ इसलिए कि तुम खुद लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दूसरों को सक्सेसफुल होते हुए देख नहीं सकते। जैसे ही मेरा चिंगहुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, हम इस घटिया जगह को छोड़ देंगे। फिर कभी इन जैसे ट्रैश लोगों के पड़ोसी नहीं बनेंगे। आंट ज़ैंग ने तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल, सुना तुमने ट्रैश। मेरा बेटा एक ड्रैगन है और तुम जमीन पर पड़े हुए कीचड़ के एक टुकड़े के बराबर हो। धीरे धीरे आसपास के सारे नेबर्स भी जमा होने लगे। ज्यादातर लोग आंट ज़ैंग का ही साइड ले रहे थे। सबको लग रहा था कि मैं ही कुछ ज्यादा हार्श बिहेव कर रहा हूं। इस दुनिया में अक्सर जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है, उसी की बात सुनी जाती है। मैंने चुपचाप अपना फोन निकाला, रिकॉर्डिंग ऑन की और प्रॉपर्टी मैनेजर को कॉल कर दिया। हेलो मैनेजर झो, मैं अपार्टमेंट 1.402 का ओनर बोल रहा हूं। मेरी नेबर 1.401 में रहने वाली मिस ज़ैंग मेरे दरवाजे को पीट रही हैं और मुझे थ्रेटन कर रही हैं। उनकी गाली गलोज मेरी डेली लाइफ को सीरियसली डिस्टर्ब कर रही है। प्लीज आकर इस मैटर को हैंडल कीजिए। कॉल कट करने के बाद मैं दरवाजे से टिक कर खड़ा हो गया और बाहर से आ रही गालियों को सुनता रहा। मुझे पता था ये तो बस शुरुआत थी। प्रॉपर्टी मैनेजर लाओ झो बहुत जल्दी आ गया। आते ही उसने समझाने वाले अंदाज में कहा, अरे आंट ज़ैंग शाओशेन, हम सब नेबर्स हैं। क्या हम बैठकर बात करके मैटर सॉल्व नहीं कर सकते? आंट ज़ैंग ने जैसे ही लाओ झो को देखा, उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। मैनेजर झो, आपको मेरी तरफ से स्टैंड लेना होगा। ये शेन सरनेम वाला मेरे बेटे के अच्छे मार्क्स से जेलस है। इसने ना सिर्फ हमारा इंटरनेट कट करवा दिया, बल्कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी चोरी करने की कंप्लेन भी कर दी। अब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने हमारी पूरी बिजली काट दी है। मेरा बेटा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है। लाओ झो का चेहरा परेशान हो गया। शाओशेन, दरवाजा खोलो, बैठकर बात करके मैटर सॉल्व करते हैं। तुम आंट ज़ैंग की सिचुएशन जानते हो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैंने दरवाजे के अंदर से ठंडी आवाज में जवाब दिया। इन लोगों ने मेरा दरवाजा पीटा, मुझे गाली दी और मुझे धमकी दी। मैनेजर झो,
आप इन्हें ये सब क्यों नहीं बताते? मेरी डिमांड बहुत सिंपल है। ये आदमी मुझे हैरेस करना बंद करे और मुझसे अपॉलॉजी मांगे। अपॉलॉजी? वाह! आंट ज़ैंग गुस्से में चिल्लाई। तुमने मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। मैं तुमसे लड़ नहीं रही हूं, यही मेरी सबसे बड़ी मेहरबानी है। और अब तुम चाहते हो कि मैं तुमसे माफी मांगू? उसका बेटा भी पेट पकड़ते हुए बोल पड़ा। आप बस एक गरीब मजदूर हो, हमें आपसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? लाओ झो ने काफी देर तक आंट ज़ैंग को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में उसके पास वहां से जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे ही लाओ झो चला गया, आंट ज़ैंग कुछ देर तक मेरे दरवाजे के सामने खड़ी होकर गालियां देती रही, फिर वापस अपने घर के अंदर चली गई। आखिरकार पूरी बिल्डिंग में शांति हो गई। लेकिन मुझे पता था ये सब अभी खत्म नहीं हुआ था और मेरी सोच बिल्कुल सही निकली। उसी रात मुझे अपने दरवाजे के पास हल्की सी खरखर की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा मेरे डोरमैट के सामने एक बदबूदार किचन वेस्ट का बैग पड़ा था। उस बैग से सूप और गंदा लिक्विड बाहर निकलकर पूरे फ्लोर पर फैल गया था। जमीन चिपचिपी और बेहद गंदी हो चुकी थी। इसमें कोई डाउट नहीं था, ये आंट ज़ैंग का ही काम था। मैंने बिना कुछ बोले एविडेंस के लिए सारी फोटोज खींच ली और फिर अपने दरवाजे के सामने की जगह साफ कर दी। अगले 3 दिन तक वो जैसे मेरे साथ रिवेंज गेम खेलने पर तुली हुई थी। हर दिन वो मेरे दरवाजे के सामने कचरा फेंक देती और हर दिन मैं बिना फेल हुए उसकी फोटोज लेता और सब कुछ साफ कर देता। मैंने ना उसका सामना किया और ना ही प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में कंप्लेंट की। मुझे पता था कि बिना सॉलिड एविडेंस के वो कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगी, उल्टा वो ब्लेम किसी और पर डाल देगी। इसलिए मैंने ऑनलाइन एक नाइट विजन पिन होल कैमरा खरीदा और उसे दरवाजे के फ्रेम में एक हिडन जगह पर इंस्टॉल कर दिया। 5वें दिन रात के 1 बजे कैमरे की रिकॉर्डिंग में आंट ज़ैंग की चोरी छुपके चलती हुई फिगर दिखाई दी। वो बड़े स्मूथली मेरे दरवाजे के सामने एक ब्लैक गार्बेज बैग रखने लगी, लेकिन उसका मन सिर्फ कचरा फेंकने से नहीं भरा। उसने मार्कर निकाला और मेरे दरवाजे पर एक बहुत बड़ा टर्टल बना दिया। ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद उसने खुशी से अपने हाथ झाड़े जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो और वहां से चली गई। मैंने पूरी वीडियो सेफली सेव कर ली। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था बदला लेने के लिए। कुछ दिन बाद कम्युनिटी के रेजिडेंट्स ग्रुप में एक चैरिटी इवेंट स्टार्ट हुआ जिसका पर्पस कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को एनकरेज करना था। आंट ज़ैंग तुरंत ग्रुप में एक्टिव हो गई। उसने एक लंबा और इमोशनल मैसेज पोस्ट किया। सबसे पहले उसने अपनी यूजुअल कहानी शुरू की। उसने बताया कि अपने बेटे को पालना कितना मुश्किल था, उसका बेटा कितनी मेहनत से पढ़ रहा था, कैसे वो हर दिन रात के 2 बजे तक पढ़ाई करता था और उसका एम थिंग्सवा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। उसने ये भी कहा कि उसका बेटा पूरी कम्युनिटी का प्राइड है। लेकिन अचानक उसने टॉपिक बदल दिया और अपनी रीसेंट प्रॉब्लम्स का रोना शुरू कर दिया। उसने लिखा, लेकिन किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता। रिसेंटली हमें एक मिलिशियस नेबर का सामना करना पड़ा। उसने न सिर्फ हमारा इंटरनेट कटवा दिया बल्कि जानबूझकर हमारी कंप्लेंट भी कर दी, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई। फिर उसने इमोशनल ड्रामा कंटिन्यू किया। मेरा बच्चा रात देर तक कैंडल की रोशनी में पढ़ने के लिए मजबूर है। उसकी आंखों की रोशनी लगभग खराब हो गई है। मैं बस एक हेल्पलेस माँ हूं। मैं उस ईविल इंसान से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं कि हम पर दया करे। उसने साथ में दू ज़ीतेंग की कैंडल लाइट में पढ़ते हुए फोटो भी अपलोड कर दी। फोटोज काफी प्रोफेशनली ली गई थी। डिम कैंडल लाइट, ज़ीतेंग का सीरियस और टेंस फेस, फोरहेड पर पड़ी हुई लाइंस और टेबल पर बुक्स का पहाड़। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में रात दिन मेहनत कर रहा हो। और इस ड्रामा ने काफी नेबर्स को बेवकूफ बना दिया। रेजिडेंट्स ग्रुप तुरंत मैसेजेस से भर गया। बहुत से लोग बिना पूरी सच्चाई जाने मुझे हार्टलेस और क्रूअल कहने लगे। आंट ज़ैंग ने ग्रुप में अपने सपोर्ट को देखकर स्मग स्माइल दी और एक और वॉइस मैसेज भेजा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मेरे काइंड नेबर्स। मैं ज़ीतेंग की तरफ से आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपने फोन स्क्रीन को देखकर बस मुस्कुराया। मैंने ग्रुप में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ना ही मैंने अपना डिफेंस लिखा। इसके बजाय मैंने सीधा आंट ज़ैंग की वो वीडियो अपलोड कर दी। वीडियो में क्लियरली दिख रहा था कि वो रात के बीच मेरे दरवाजे के सामने कचरा फेंक रही थी और उसके बाद मेरे दरवाजे पर बड़ा सा टर्टल बना रही थी। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन हर फ्रेम क्रिस्टल क्लियर था। जिस रेजिडेंट्स ग्रुप में कुछ सेकंड्स पहले तक सब लोग आंट ज़ैंग के लिए सिंपैथी दिखा रहे थे, वही ग्रुप एकदम से बिल्कुल साइलेंट हो गया। कुछ ही सेकंड्स बाद ग्रुप में अचानक पूरा हंगामा मच गया। वाओ, आंट ज़ैंग रात के बीच में घर पर सोने के बजाय किसी के दरवाजे पर ये सब करने जा रही थी। ये रिवर्सल इतनी जल्दी कैसे हो गया? माय गॉड, सच में किसी को देखकर जज नहीं करना चाहिए। मैं तो अभी तक उसके लिए सिंपैथी फील कर रहा था और अब पता चला कि ये किसी के दरवाजे के सामने कचरा फेंक रही थी और उस पर ड्राइंग बना रही थी। ये तो बहुत ही घटिया हरकत है। मैंने तो अभी कुछ देर पहले इसका सपोर्ट किया था, अब तो शर्म से मेरा चेहरा ही जल रहा है।
जो नेबर्स कुछ देर पहले मेरे खिलाफ गुस्से में मैसेजेस कर रहे थे, उनका टोन अचानक बदल गया। अब सारे एक्यूजेशंस मेरे खिलाफ नहीं बल्कि आंट जैंग के खिलाफ होने लगे। आंट जैंग ने ऑब्वियसली वो वीडियो देख ली थी। वो तुरंत पैनिक कर गई। उसने ग्रुप चैट में जल्दी जल्दी वॉइस मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए, लेकिन घबराहट की वजह से उसकी आवाज भी पूरी तरह बदल चुकी थी। ये मैं नहीं हूँ, ये फेक वीडियो है। शेन सरनेम वाले ने मुझे फ्रेम किया है। इसकी बातों पर भरोसा मत करना। ये एक घटिया और कैरेक्टरलेस इंसान है। मैंने बिना कुछ कहे उस दिन की रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में भेज दी, जब आंट जैंग और दूजी तेंग इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास मुझे इंसल्ट कर रहे थे। उनके वो घटिया वर्ड्स, लो क्लास ट्रैश, रॉटन मड, ग्रुप चैट में बिल्कुल क्लियरली सुनाई देने लगे। और दूजी तेंग का वो एरोगेंट स्टमक एक वाला कमेंट तो ग्रुप में और भी बड़ा धमाका बन गया। लोग तुरंत मैसेजेस करने लगे, माय गॉड, क्या ये सच में फ्यूचर चिंगवा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है? अगर इस तरह के कैरेक्टर वाला लड़का चिंगवा में एडमिशन ले भी गया तो ये यूनिवर्सिटी के लिए एम्बैरेसमेंट होगा। ये तो अनबिलीवेबल है। ये लड़का हमेशा इतना पोलाइट और वेल मैनर्ड दिखता था। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि असली में ये ऐसा है। आंट जैंग की पेरेंटिंग तो कमाल की है। पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह रिवर्स हो चुका था। जितनी ज्यादा सिंपैथी लोग पहले आंट जैंग के लिए दिखा रहे थे, अब उतनी ही ज्यादा डिस्गस्ट और कंटेम्प्ट उसके लिए फील कर रहे थे। आंट जैंग के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिर में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के मैनेजर जो को बीच में आना पड़ा और किसी तरह ग्रुप का मैटर शांत करना पड़ा। मुझे लगा था कि इस इंसिडेंट के बाद कम से कम कुछ दिन तक आंट जैंग चुप रहेगी, लेकिन मैं गलत था। मैंने उसकी शेमलेसनेस को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। अगले दिन मैं यूजुअल रूटीन के अकॉर्डिंग ऑफिस जाने के लिए दरवाजा खोलने लगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का सीन देखकर मैं रुक गया। आंट जैंग वहां खड़ी थी और उसके साथ कुछ अजीब से मस्कुलर आदमी एंट्रेंस को ब्लॉक करके खड़े थे। आंट जैंग की आंखें खून जैसी लाल थीं, बिल्कुल किसी ऐसी शी वुल्फ की तरह जो किसी को फाड़ खाने के लिए रेडी हो। वो मुझे घूरते हुए बोली, शेन सरनेम वाले, तुमने मेरी रेपुटेशन बर्बाद कर दी। आज तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उसके पीछे दूजी तेंग खड़ा था। उसकी आंखों में मेरे लिए पॉइजनस हेट्रेड क्लियरली दिख रही थी। तभी एक मस्कुलर आदमी मेरे सामने आया और मेरी नाक की तरफ उंगली करते हुए बोला, सुन, अभी के अभी मेरी बहन और मेरे नेफ्यू से माफी मांगो और इमोशनल डिस्ट्रेस के कॉम्पनसेशन के तौर पर 1 लाख युआन दो, वरना आज तुम इस घर से बाहर नहीं जा पाओगे। मेरे सामने चल रहे इस पूरे ड्रामा को देखकर हैरानी की बात यह थी कि मेरा दिल बिल्कुल शांत था। मैंने उन लोगों से एक भी एक्स्ट्रा वर्ड वेस्ट नहीं किया। मैं चुपचाप दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। फिर मैंने सीधा 110 पर पुलिस को कॉल किया। हेलो पुलिस ऑफिसर, मुझे एक क्राइम रिपोर्ट करना है। कुछ लोग मेरे घर के दरवाजे पर मेरी पर्सनल फ्रीडम को इलीगली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और मुझसे जबरदस्ती पैसे मांग रहे हैं। एड्रेस है आंट जैंग का अपार्टमेंट। बाहर से आंट जैंग तुरंत चिल्लाई, पुलिस को बुलाओ। क्या तुम्हें पता भी है मेरा कजिन कौन है? मेरे बहुत पावरफुल कनेक्शंस हैं। देखते हैं मुझसे कौन पंगा लेता है। फिर वो और गुस्से में चिल्लाई, आज 1 लाख युआन अरेंज नहीं किए ना तो तुम्हारी पिटाई होने वाली है। बाहर आंट जैंग की आवाज और ज्यादा ऑफेंसिव होती जा रही थी। हिम्मत है तो बाहर आओ, अंदर छुपकर बच जाओगे क्या? मैं आज यहीं बैठकर तुम्हें थका दूंगी। फिर वो दूजी तेंग से बोली, तुम्हारा स्टमक एक तो आग में घी डाल रहा है, इससे बात करके टाइम वेस्ट मत करो, दरवाजा ही तोड़ दो। थोड़ी देर बाद वो धमकी देते हुए बोली, मेरे अंकल को आने दो, फिर देखते हैं तुम्हारा क्या हाल होता है। मैंने अपना फोन निकाला और उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने अपना वर्क लैपटॉप खोला और ईमेल्स प्रोसेस करने लगा। वैसे बाहर नहीं जा सकता था तो वर्क फ्रॉम होम ही सही। वैसे भी कोई अर्जेंट काम नहीं था। लगभग आधे घंटे बाद मुझे कॉरिडोर में तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। पुलिस आ चुकी थी। आंट जैंग ने जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स को देखा, तुरंत अपना एक्सप्रेशन बदल लिया और एक बेचारी विक्टिम जैसा चेहरा बना लिया। वो तुरंत बोली, आखिर आप लोग आ ही गए, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। अंदर जो आदमी है ना, वो ऑनलाइन मेरे और मेरे बेटे के बारे में र्यूमर्स और स्लैंडर फैला रहा है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। हम बस उससे कन्फ्रंट करने आए थे, लेकिन उसने उल्टा पुलिस को कॉल कर दिया। लीड ऑफिसर एक मिडिल एज्ड आदमी था। उसका स्क्वायर फेस और सीरियस एक्सप्रेशन था। उसने दरवाजे के सामने खड़े उन कई मस्कुलर आदमियों को देखा और तुरंत फ्राउन किया। फिर उसने आंट जैंग की तरफ देखकर पूछा, कन्फ्रंट करने आए थे? फिर इतने सारे लोगों को साथ लेकर क्यों आए? कन्फ्रंट करने आए थे? आंट जैंग के साथ आए मस्कुलर आदमियों में से एक तुरंत बोला, ऑफिसर, हम यहाँ फैमिली डिस्प्यूट को मीडिएट करने आए हैं। आंट जैंग ने भी जल्दी जल्दी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन ऑफिसर क्लियरली उनकी बातों से कन्विंस्ड नहीं था। उसने रेजिडेंट को बाहर आने दिया। ऑफिसर की आवाज सुनते ही मैंने दरवाजा खोला और बाहर खड़े लोगों से बिल्कुल शांत टोन में कहा, ऑफिसर, ये लोग मेरा दरवाजा ब्लॉक करके खड़े हैं, मुझे ऑफिस जाने के लिए बाहर नहीं निकलने दे रहे। और इन्होंने आंट जैंग ने तुरंत मेरी बात काट दी। तुम कह रहे हो हम तुमसे 1 लाख युआन कॉम्पेंसेशन मांग रहे हो? तुम मेरी बदनामी कर रहे हो। मैंने तुमसे पैसे कब मांगे? हम तो सिर्फ तुमसे बात करके मैटर सॉल्व करने आए थे। तुम्हारे पास इसका क्या एविडेंस है? मैंने बिना कुछ बोले अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। रिकॉर्डिंग में मस्कुलर आदमी की आवाज क्लियरली सुनाई दी, अभी के अभी मेरी बहन और मेरे नेफ्यू से माफी मांगो और इमोशनल डिस्ट्रेस के लिए 1 लाख युआन कॉम्पेंसेशन दो। अगर आज 1 लाख युआन अरेंज नहीं किए तो तुम्हारी पिटाई होगी। उसकी आवाज पूरे हॉल में क्लियरली गूंज उठी।
आर्न जैंग और उसके साथ आए मस्कुलर आदमियों के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। लीड पुलिस ऑफिसर का चेहरा भी सीरियस हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब और क्या कहना बाकी है? सबको पुलिस स्टेशन ले चलो। आर्न जैंग तुरंत पैनिक कर गई। वो चिल्लाई, मेरे कजिन का नाम जैंग वेन है, तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। पुलिस ऑफिसर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, जैंग वेन, उसे तो अभी टॉयलेट्स क्लीन करने वाली ड्यूटी पर ट्रांसफर किया गया है, तुम्हारा उससे क्या काम है? आंट जैंग ये सुनकर बिल्कुल स्टन रह गई। 2 पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़कर ले जा रहे थे, लेकिन वो फिर भी स्ट्रगल कर रही थी। वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाई, अंकल, मेरी गलती नहीं है, ये सब मेरी मॉम ने मुझसे करवाया। लेकिन आंट जैंग तुरंत उस पर भड़क उठी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, कमीने। जितेंग का पेट दर्द और गुस्से से उसका पूरा बॉडी ट्विस्ट हो रहा था। उसका चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो गया और वो चिल्लाते हुए बोला, तुमने मेरा चिंगहुआ का ड्रीम बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें कर्ज करता हूँ, तुम्हारे पूरे परिवार को बुरी मौत मिले। मैं मरने के बाद भी तुम्हें हॉन्ट करूंगा। पुलिस उसे ले जा रही थी, लेकिन उसकी जहरीली नजरें अब भी मुझ पर टिकी हुई थी। मैं बस ये पूरा ड्रामा देखता रहा, मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं था। आखिर में आंट जैंग और उसके साथ आए मस्कुलर आदमियों को अटेम्प्टेड एक्सटॉर्शन और डिसऑर्डरली कंडक्ट के चार्जेस में 15 दिन के लिए डिटेन कर लिया गया। जितेंग माइनर और सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट था, इसलिए उसे सिर्फ रेप्रिमांड दिया गया और स्कूल अथॉरिटीज उसे घर लेकर गईं। आखिरकार दुनिया में फिर से शांति हो गई। लेकिन डिटेंशन से रिलीज होने के आधे महीने बाद आंट जैंग ने सबसे पहला काम क्या किया? सीधा मेरी कंपनी पहुंच गई। वो कंपनी के लॉबी में चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम्हारे एम्प्लॉय शेन शाओरान से मिलने आई हूं। उसका कैरेक्टर बहुत खराब है और मॉरली करप्ट है। उसने मेरे बेटे को बिल्डिंग से जंप करने तक मजबूर कर दिया। आपकी कंपनी में ऐसा एम्प्लॉय कैसे हो सकता है? फिर वो चिल्लाई, आपको इसे जॉब से निकालना ही होगा। वो लॉबी में रो रो कर और ड्रामा करके सीन क्रिएट करने लगी। काफी लोग वहां जमा हो गए। रिसेप्शन पर बैठे मेरे कलीग ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज काफी परेशान थी। शाओरान, तुम्हारी नेबर फिर से आ गई है, नीचे बहुत ड्रामा कर रही है, तुम नीचे आकर हैंडल क्यों नहीं करते? मैंने अपनी वर्क स्टेशन से बिल्कुल कामली जवाब दिया, नीचे जाने से कोई फायदा नहीं होगा, इससे बस उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। उसे कह दो कि कंपनी सिर्फ किसी के कुछ एक्यूजेशंस की वजह से अपने एम्प्लॉय को फायर नहीं करेगी। अगर वो फिर भी हमें हरास करती रही तो पुलिस को कॉल कर देना। सिक्योरिटी ने आंट जैंग को कंपनी से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकी। उस दिन के बाद वो हर दिन कंपनी बिल्डिंग के बाहर आने लगी। कभी हाथ में बैनर होता, कभी मेगाफोन लेकर खड़ी होती। वो मेरे बारे में र्यूमर्स और गॉसिप फैलाती रहती। धीरे धीरे ये बातें कंपनी के अंदर भी सर्कुलेट होने लगी। मेरे कलीग्स के मुझे देखने का अंदाज भी अजीब हो गया। फिर एक दिन बॉस वैंग ने भी मुझे अपने कैबिन में बुलाया। उन्होंने कहा, शेन शाओरान, मुझे पता है तुम इस सिचुएशन से अपसेट हो, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। ये कंपनी के लिए भी बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है और तुम्हारे लिए भी। तुम कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लो और थोड़ा लो प्रोफाइल रहना बेटर होगा। मैं बॉस वैंग की बात समझ गया। उनका इनडायरेक्ट मीनिंग ये था कि मैं रिजाइन कर दूं। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कामली कहा, बॉस वैंग, मैं रिजाइन नहीं करूंगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर किसी स्काउंड्रल की हैरासमेंट की वजह से कंपनी को एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय को सैक्रिफाइस करना पड़े, तो फिर मेरे लिए ये कंपनी अपना टाइम देने लायक ही नहीं है। बॉस वैंग का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं वापस अपनी वर्क स्टेशन पर आ गया, कंप्यूटर ऑन किया और सीधा कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट को ईमेल भेजना शुरू कर दिया। उस ईमेल में मैंने आंट जैंग के खिलाफ पहले से कलेक्ट किए हुए सारे एविडेंस अटैच कर दिए। दरवाजा पीटने की वीडियोस, मेरे डोर के सामने गार्बेज फेंकने की रिकॉर्डिंग और उसकी धमकियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, उसके एक्सटॉर्शन अटेम्प्ट्स और कंपनी बिल्डिंग के बाहर बैनर्स और लाउड स्पीकर्स के साथ मुझे हरास करने की फोटोज और वीडियोस भी मैंने ईमेल के साथ अटैच कर दी। ईमेल के एंड में मैंने लिखा, डियर लीगल डिपार्टमेंट कलीग्स, मेरे नेबर मिस्टर जैंग काफी समय से मुझे हरास, डिफेम और एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसकी हरकतें और ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से मेरी पर्सनल रेपुटेशन और डिग्निटी को सीरियस डैमेज हुआ है। मैं कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट से सिंसियरली रिक्वेस्ट करता हूं कि मिस्टर जैंग के खिलाफ डेफेमेशन और पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने के चार्जेस में लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएं, ताकि कंपनी और उसके एम्प्लॉयज के लेजिटिमेट राइट्स और इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट किए जा सकें। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट और पूरी कंपनी की डिग्निटी खड़ी है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, अगर जैंग शेन को लगता है कि पब्लिक ओपिनियन का यूज करके वो मुझे कुचल देगा, तो मैं उसे दिखाऊंगा कि असली डायमेंशनल अटैक क्या होता है। लीगल डिपार्टमेंट ने अनबिलीवेबल स्पीड से काम किया। अगले ही दिन एक स्ट्रांगली वर्डेड लॉयर्स लेटर जैंग शेन तक पहुंच गया। लेटर में क्लियरली मेंशन था कि उसकी हरकतें सीरियस डेफेमेशन और डिसऑर्डरली कंडक्ट की कैटेगरी में आती हैं और मेरी और कंपनी की रेपुटेशन को डैमेज कर रही हैं। लेटर में डिमांड की गई थी कि वो तुरंत मेरी हरासमेंट बंद करे और 3 दिन के अंदर कम्युनिटी और मेरी कंपनी के नीचे पब्लिकली अपॉलॉजी मांगे।
अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कंपनी उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेगी। जैंग शेन ये नोटिस देखकर पूरी तरह डर गया। उसके बाद उसने दोबारा कभी कोई ट्रबल क्रिएट नहीं किया। आखिरकार दुनिया में फिर से शांति आ गई। उधर स्टमक पेन से परेशान जैंग शेन के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट्स भी आ गए। जैसे एक्सपेक्टेड था वो फेल हो गया। थिंगहुआ यूनिवर्सिटी की तो बात ही छोड़ो, वो तो नॉर्मल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के कट ऑफ को तो क्लियर नहीं कर पाया। ये रिजल्ट आंट जैंग के लिए बहुत बड़ा शॉक था। उसका सारा गुस्सा फिर से मेरे ऊपर निकलने लगा, लेकिन अब वो डायरेक्टली मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करती थी, इसलिए उसने हर जगह मेरे बारे में र्यूमर स्प्रेड करना शुरू कर दिया। वो लोगों से कहती कि मैं बहुत विशियस इंसान हूं और मैंने घटिया तरीकों का यूज करके उसके बेटे का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। वो ये भी बोलती कि मैंने अपनी कंपनी के कनेक्शंस का यूज करके उसके और उसके बेटे को सप्रेस किया, क्योंकि वो एक हेल्पलेस विडो और उसका बेटा एक ऑर्फन था। मैंने उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं पूरी तरह अपने काम पर फोकस करता रहा। मेरी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से मुझे जल्द ही डिपार्टमेंट का डेप्यूटी डायरेक्टर प्रमोट कर दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी लाइफ फाइनली वापस ट्रैक पर आ गई हो। लेकिन मैंने आंट जैंग की हेट्रेड को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। एक दिन मैं ऑफिस में मीटिंग कर रहा था, तभी अचानक मेरी माँ का फोन आया। उनकी आवाज बहुत एंग्शियस थी। बेटा, क्या तुम सिटी में हो? मैंने पूछा। हाँ, क्यों, क्या हुआ? माँ ने परेशान होकर कहा, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है? आज एक औरत विलेज में आई थी और हर जगह तुम्हारे बारे में रूमर्स फैला रही थी। फिर उन्होंने कहा, वो कह रही है कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ अनग्रेटफुल हो, तुम्हारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं और तुमने किसी के बच्चे को पागल कर दिया है। पूरा विलेज तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। माँ की आवाज और ज्यादा भरा गई। तुम्हारे पापा का ब्लड प्रेशर भी इतनी बातें सुनकर बहुत बढ़ गया है। मेरा दिल एकदम डूब गया। आंट जैंग ने मेरा होम टाउन भी ढूंढ लिया था। मैंने तुरंत ऑफिस से लीव ली और उसी रात कार लेकर विलेज के लिए निकल पड़ा। कंट्री साइड में गॉसिप सिटी से भी ज्यादा डेंजरस होता है। लोगों की बातें कभी कभी किसी वेपन से कम नहीं होती। आंट जैंग शुरू से ही मेरी रेपुटेशन बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। स्टीयरिंग व्हील को टाइटली पकड़ते हुए मेरी वेन्स तक उभर आई। मैंने गुस्से में सोचा, आंट जैंग, तुमने सच में मुझे बहुत ज्यादा प्रवोक कर दिया है। इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जब मैं विलेज पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था। मेरे घर के एंट्रेंस पर एक पूरी भीड़ जमा थी। सब लोग तमाशा देखने के लिए खड़े थे। मेरे फादर का चेहरा बिल्कुल उड़ा हुआ था। वो कोर्टयार्ड में एक स्टोन बेंच पर बैठे हुए कंटिन्यूअसली सिगरेट पी रहे थे। मेरी मदर उनके पास खड़ी आंसू पोंछ रही थी। मैं भीड़ को क्रॉस करके सीधा अपने फादर के पास गया। पापा, मैं आ गया। पापा ने मेरी तरफ देखा। उन्होंने सिगरेट को जोर से जमीन पर कुचला और गुस्से में कहा, अब याद आया घर कैसे आना है? देख क्या कर दिया तुमने। पूरा विलेज अब हमारे फैमिली पर हंस रहा है। तभी एक दूर का रिलेटिव, जो पहले से ही हमारे फैमिली को पसंद नहीं करता था, सार्कास्टिकली बोला, ओ, कॉलेज स्टूडेंट वापस आ गया। सिटी में बहुत अच्छा कर रहा है ना? अब तो ऑर्फिन्स और विडोज को बुली करना भी सीख गया। तुमने तो शेन फैमिली का नाम रोशन कर दिया। आसपास खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। मैंने एक गहरी सांस ली। फिर मैंने सबकी तरफ देखा, अंकल्स, आंट्स और विलेज के दूसरे लोग। मैंने कामली कहा, मुझे पता है कि आज आप सबने मेरे बारे में कुछ रूमर्स सुने हैं। जो औरत विलेज में आकर मेरे खिलाफ बातें कर रही है वो मेरी नेबर है। मैंने एक पल रुककर सबकी आंखों में देखा। उसने जो कुछ भी कहा है वो सब झूठ है। हाँ, ये सच है कि वो काफी समय से मुझे हरास और एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रही है और आखिर में मैंने उसकी हरकतों की वजह से उसे डिटेंशन तक पहुंचा दिया। इसी वजह से वो मुझसे बदला लेना चाहती है और मेरे होम टाउन तक आ पहुंची है। मैं ये कह ही रहा था कि मैंने अपना फोन निकाला ताकि सबको एविडेंस दिखा सकूं। तभी भीड़ के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, जो ये कह रहा है वो बिल्कुल सच है। सभी विलेजर्स ने मुड़कर देखा। एक आदमी सूट पहने हुए और गोल्ड रिम्ड ग्लासेस लगाए हुए हमारी तरफ आ रहा था। उसके पीछे दो मस्कुलर आदमी थे जो क्लियरली बॉडीगार्ड्स लग रहे थे। सारे विलेजर्स एकदम स्टन्ड हो गए। वो आदमी मेरे पास आया, हल्का सा हेड नॉड किया और फिर भीड़ की तरफ मुड़ गया। मैंने सबसे कहा, मैं आप सबको इनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। ये मिस्टर लियू है, मेरे लीगल काउंसिल। आज ये मिस्टर जैंग द्वारा मेरे और मेरे फैमिली के खिलाफ की गई मलिशियस डेफमेशन के मैटर को हैंडल करने आए हैं। अटर्नी लियू ने अपने ब्रीफकेस से डॉक्यूमेंट्स का एक बड़ा स्टैक निकाला। उसमें मेरे और आंट जैंग के बीच पहले हुए हरासमेंट और एक्सटॉर्शन के सारे एविडेंस थे। वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और पुलिस रिकॉर्ड्स। उन्होंने सीरियस टोन में कहा, मिस्टर जैंग की हरकतों ने कानून का उल्लंघन किया है और उनके एक्शंस डेफेमेशन के सीरियस ऑफेंस के कैटेगरी में आते हैं। अटर्नी लियू एक पल के लिए रुके। उनकी आंखों की सीरियसनेस और बढ़ गई। फिर उन्होंने कहा, आज ये व्यक्ति खुद यहां आकर मिस्टर शेन और उनके परिवार के खिलाफ रूमर स्प्रेड कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे क्लाइंट और उनके परिवार को सीरियस मेंटल डिस्ट्रेस और रेपुटेशनल डैमेज हुआ है। हमने ऑलरेडी पुलिस को रिपोर्ट कर दिया है और ऑफिसर्स रास्ते में है।
फिर उन्होंने भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, और जो भी इंडिविजुअल्स आज यहां खड़े होकर रूमर स्प्रेड करने और हमारे क्लाइंट को पर्सनली अटैक करने में इन्वॉल्व रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम लीगल एक्शन लेने का राइट रिजर्व करते हैं। अटॉर्नी ल्यू के वर्ड्स जैसे एक शांत लेक में फेंके गए बड़े पत्थर की तरह थे। पूरा एटमॉस्फेयर एकदम बदल गया। जो विलेजर्स कुछ देर पहले मेरे खिलाफ बातें कर रहे थे, वो अब बिल्कुल चुप हो गए। उनके चेहरे पाले पड़ गए और लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जो डिस्टेंट रिलेटिव सबसे ज्यादा सार्केज्म कर रहा था, वो तो और भी ज्यादा डर गया और भीड़ के पीछे छुपने लगा। मेरे पेरेंट्स भी शॉक में बिल्कुल साइलेंट थे। तभी भीड़ के बाहर से आंट जैंग की चीखने की आवाज आई, इसकी बातों पर भरोसा मत करना, ये सब मिले हुए हैं, ये करप्ट ऑफिशियल्स और बिजनेसमैन हैं जो हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों को बुली कर रहे हैं। आंट जैंग भीड़ को धक्का देती हुई बाहर निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर लग रही थी। उसने मेरी तरफ उंगली करते हुए चिल्लाया, शैन शाओरैन, तुम एक जानवर हो, तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। वो गुस्से में मेरी तरफ झपटने ही वाली थी कि अटॉर्नी ल्यू के पीछे खड़े दोनों बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने आंट जैंग को दोनों तरफ से पकड़ लिया। आंट जैंग जोर जोर से स्ट्रगल करने लगी और लगातार गालियां देने लगी। तभी दूर से पुलिस सायरन्स की आवाज सुनाई दी। पुलिस की कार कोर्टयार्ड के गेट पर आकर रुक गई। जो ऑफिसर कार से बाहर निकला, वो वही स्क्वायर फेस्ड मिडिल एज्ड ऑफिसर था जिसने पिछली बार आंट जैंग के एक्सटॉर्शन केस को हैंडल किया था। आंट जैंग को देखते ही उसके चेहरे पर और ज्यादा इरिटेशन आ गई। उसने कहा, आंट जैंग, फिर तुम? पिछली बार का लेसन अभी तक याद नहीं हुआ? लेकिन आंट जैंग शांत होने के बजाय और ज्यादा अग्रेसिव हो गई। वो पुलिस से चिल्लाकर बोली, ऑफिसर्स, आपको मेरी हेल्प करनी होगी। शैन शाओरान मुझे बुली कर रहा है। इसने मुझे मार पीट करने के लिए लोग हायर किए हैं। अब ये मुझे सू भी करना चाहता है। मैं तो एक हेल्पलेस औरत हूँ, मैं इसका क्या कर सकती हूँ? पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी क्राइज को इग्नोर कर दिया। लीड ऑफिसर ने अपने कलीग्स को सिग्नल दिया और कहा, इसे ले जाओ। फिर उन्होंने सीरियस टोन में कहा, ये मल्टीपल एक्ट्स ऑफ डिसऑर्डरली कॉन्डक्ट और मिलिशियस डेफेमेशन के सस्पिशन में है। मैटर सीरियस है, इसे क्रिमिनल डिटेंशन में लिया जाएगा। जैसे ही आंट जैंग ने क्रिमिनल डिटेंशन सुना, उसका कॉन्फिडेंस एकदम टूट गया। वो पैनिक करने लगी, नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। शैन शाओरान, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। वो मुझसे मर्सी मांगने लगी। मैं बस ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखता रहा। फिर मैंने कहा, काश तुमने ये बात पहले समझ ली होती। जिस दिन तुमने मेरे दरवाजे को किक मारकर तोड़ने की कोशिश की थी, उसी दिन रिकंसिलिएशन की सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई थी। कुछ गलतियों की कीमत चुकानी ही पड़ती है। पुलिस आंट जैंग को पकड़कर कार की तरफ ले गए। वो अब भी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन ऑफिसर्स ने उसे जबरदस्ती पुलिस व्हीकल में बिठा दिया। कोर्टयार्ड में खड़े सारे विलेजर्स बिल्कुल चुप थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक शब्द भी बोले। अटॉर्नी ल्यू मेरे पास आए और मेरे शोल्डर पर हाथ रखकर बोले, मिस्टर शैन, आप टेंशन मत लीजिए, इस बार हम इंश्योर करेंगे कि ये अपनी हरकतों की प्रॉपर पनिशमेंट फेस करें। फिर उन्होंने कहा, और जो विलेजर्स रूमर स्प्रेड कर रहे थे, उनके अगेंस्ट भी हमने एविडेंस कलेक्ट कर लिया है। पब्लिक अपॉलॉजी चाहिए या कॉम्पनसेशन, फाइनल डिसीजन आपका होगा। मैंने हेड शेक किया। रहने दीजिए अटॉर्नी ल्यू। मैंने कामली कहा, हम सब एक ही विलेज से हैं, फ्यूचर में हमें एक दूसरे से मिलना ही है, इसलिए बात को अननेसेसरीली इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस इतना समझ आ जाना चाहिए कि डर की एक लिमिट होती है। सबको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना जरूरी नहीं है। मैंने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा। आखिर मेरे पेरेंट्स को इसी विलेज में रहना है। आज जो कुछ हुआ था, वो उनके लिए ऑलरेडी एक बड़ा लेसन था, एक वार्निंग शॉट। हमने अपना गोल अचीव कर लिया था। मैं नहीं चाहता था कि फ्यूचर में मेरे पेरेंट्स को विलेज में किसी तरह की परेशानी फेस करनी पड़े। अटॉर्नी ल्यू ने हेड नॉट किया। मैं समझ गया, उन्होंने कहा। फिर वो विलेजर्स की तरफ मुड़कर थोड़ी लाउड आवाज में बोले, मिस्टर शैन बहुत बड़े दिल वाले हैं। आज वो किसी के खिलाफ फर्दर एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में सब लोग अपनी बातों को लेकर थोड़ा केयरफुल रहें। इंटरनेट कोई लॉलेस प्लेस नहीं है और ना ही रूरल एरिया ऐसी जगह है जहां आप जो चाहें बोल सकते हैं और जो चाहें कर सकते हैं। हर एक्शन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इतना कहने के बाद अटॉर्नी ल्यू और उसके साथ आए लोग अपनी कार में बैठे और वहां से चले गए। कोर्टयार्ड में अब सिर्फ मेरा फैमिली और वो पूरा मेस रह गया था। मेरे फादर मेरे पास आए और उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, डैड ने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने हेड शेक किया। डैड, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, आप बस मेरी फिक्र कर रहे थे। मेरी मदर भी मेरे पास आई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें लाल थीं। तुमने इतना कुछ अकेला सफर किया, हमें बताया क्यों नहीं? मैंने हल्का सा स्माइल किया। मुझे डर था कि आप लोग टेंशन करोगे। इस पूरे ऑर्डील से गुजरना पेनफुल था, लेकिन इसके बाद हमारा फैमिली बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो गया। उस रात मैं घर पर ही रुक गया। मैं अपने चाइल्डहुड के पुराने बेड पर लेटा हुआ था। बेडशीट से आती धूप की फेमिलियर खुशबू मुझे मेरे बचपन की याद दिला रही थी और पहली बार मैंने अपने अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड रिलीफ महसूस किया। अगले दिन मुझे एक अनएक्सपेक्टेड फोन कॉल आया।
फोन पर दू जितैंग था। उसकी आवाज बहुत डिप्रेस्ड और होर्स लग रही थी। शेन शावरान, मेरी मदर सच में अरेस्ट हो गई। दूसरी तरफ काफी देर तक साइलेंस रहा। फिर मुझे उसके रोने की आवाज सुनाई दी। अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं चुपचाप सुनता रहा। मेरे अंदर उसके लिए जरा भी सिंपैथी नहीं थी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे हाथ पैर तो अभी भी हैं, अपने दम पर कमा सकते हो, तुमने खुद ये रास्ता चूज किया था। इतना कहकर मैंने फोन कट कर दिया। आखिरकार आंट जैंग को डेफेमेशन और पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने के चार्जेस में 1 साल 6 महीने की इंप्रिजनमेंट की सेंटेंस मिली। ये रिजल्ट मेरे लिए सैटिस्फाइंग था। उसने अपनी स्टुपिडिटी और मिलिशियस बिहेवियर की जो कीमत थी वो पे की। अपनी मदर को खोने के बाद और अपना इकलौता सपोर्ट खो देने के बाद जितैंग प्रैक्टिकली अकेला पड़ गया। मैंने सुना कि उसने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दोबारा देने के बजाय पढ़ाई ही छोड़ दी और साउथ में एक फैक्ट्री में काम करने चला गया। जिस तिंगहुआ यूनिवर्सिटी के ड्रीम को वो अनरीचेबल समझकर प्राउडली सबको बताता था, आखिर में वही ड्रीम एक जोक बनकर रह गया। इस इंसिडेंट ने मेरे नेबरहुड और मेरे होम टाउन दोनों को एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे दी। सबको समझ आ गया कि इस जमाने में सिर्फ ड्रामा क्रिएट करना, चिल्लाना और अनरीजनेबल बिहेव करना किसी काम का नहीं। लॉ ही सबसे पावरफुल फिस्ट है। मेरी लाइफ भी धीरे धीरे वापस पीसफुल हो गई। इस पूरे इंसिडेंट को जिस तरह मैंने हैंडल किया, उसकी वजह से कंपनी में मेरी रेपुटेशन और इंप्रूव हो गई। जनरल मैनेजर वैंग ने पर्सनली मुझसे अपॉलजी मांगी और मुझे और ज्यादा अथॉरिटी और रिसोर्सेज दिए। मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा रिलेशनशिप भी पहले से बहुत क्लोज हो गया था। हमने साथ में एक डिफिकल्ट फेस किया था और उसने हमें और स्ट्रांग बना दिया। मैंने सालों से सेव किए हुए पैसे और प्रमोशन के बाद मिले बोनस को मिलाकर अपने होम टाउन में पेरेंट्स के लिए एक 2 स्टोरी हाउस बनवाया। घर की वॉल्स व्हाइट थीं और पेंट ब्लैक था। गेट के सामने एक छोटा सा कोर्टयार्ड था जो फ्लावर्स और प्लांट से भरा हुआ था। जिस दिन मेरे पेरेंट्स नए घर में शिफ्ट हुए, उनके चेहरे की स्माइल देखने लायक थी। मेरे डैड ने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा और इमोशनल होकर कहा, बेटा, तुम सच में बड़े हो गए हो। अब तुम ही हमारे फैमिली के पिलर हो। उनके हैप्पी फेसेस को देखकर मुझे लगा मैंने जो भी ग्रीवेंसेस और प्रॉब्लम्स फेस की थीं, शायद वो सब वर्थ इट थी। अब वीकेंड्स पर मैं अक्सर होम टाउन ड्राइव करके चला जाता। कभी डैड के साथ चेस खेलता, कभी मॉम की एंडलेस बातें सुनता और कभी कोर्टयार्ड में रॉकिंग चेयर पर लेटकर धूप एंजॉय करता हुआ बस डे ड्रीम करता रहता। मुझे जो इनर पीस और कंटेंटमेंट मिलता था, उसकी कीमत दुनिया की कोई भी मटीरियल पोजेशन नहीं दे सकती थी। एक दिन मैं और डैड कोर्टयार्ड में बैठकर चाय पी रहे थे। अचानक डैड ने मुझसे पूछा, बेटा, क्या तुम अब भी ज़ैंग शेन से नफरत करते हो? मैंने हेड शेक किया। नहीं, अब मैं उसे हेट नहीं करता। मैंने कामली कहा, अब बस मैं अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहता हूं और आप दोनों का ख्याल रखना चाहता हूं। डैड ने सैटिस्फैक्शन के साथ हेड नॉट किया और मैं भी उनकी बात से अग्री करता हुआ मुस्कुराया। बिल्कुल सही। दिल में हेट्रेड लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जब तक हम रॉटन लोगों और रॉटन सिचुएशंस को पकड़कर बैठे रहेंगे, तब तक हम अपनी लाइफ की ब्यूटीफुल चीजें नहीं देख पाएंगे। उन लोगों को छोड़ देने के बाद ही दुनिया का व्यू वाइडर नजर आता है। दूर तक फैली हुई हरी भरी माउंटेन्स और क्लियर वाटर को देखते हुए मेरे अंदर एक अजीब सी क्लैरिटी आ गई। हाँ, लेटिंग गो का मतलब फॉरगिवनेस नहीं होता। कभी कभी लेटिंग गो का मतलब होता है समझना कि कुछ लोग और कुछ चीजें हमारे टाइम, एनर्जी और इमोशंस के लायक ही नहीं है। मेरी लाइफ में अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग थे जिनसे मुझे प्यार करना था। बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें थी जिन्हें मुझे परस्यू करना था। और आंट जैंग और जैंग शेन, वो मेरी जर्नी के सिर्फ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स थे। मैं उन्हें क्रॉस करके आगे बढ़ चुका था। वो हमेशा के लिए उसी गड्ढे में पीछे रह गए। जो गड्ढे उन्होंने खुद खोदा था, आखिर में वही उनका घर बन गया। और शायद इससे बेटर एंडिंग उनके लिए हो ही नहीं सकती थी। लगभग 1.5 साल बाद एक ठंडी और बारिश भरी रात में मैं सिटी के एक पुराने टूट फूट चुके अर्बन विलेज से ड्राइव कर रहा था। मेरी कार की हेडलाइट्स एक डिमली लिट गली से गुजरी और अचानक मुझे एक पहचानी हुई फिगर नजर आई। वो एक डस्टबिन में कुछ ढूंढ रही थी। आंट जैंग। वो पहले से बहुत ज्यादा बुढ़ी और थकी हुई लग रही थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा मुरझाया हुआ था और कपड़े भी पुराने और गंदे थे। वो एक रैगेड वेग्रेंट के साथ एक प्लास्टिक बॉटल के लिए झगड़ा कर रही थी और उसे तीखी गालियां दे रही थी। मैंने कार की विंडो नीचे की और ठंडी नजरों से उस सीन को देखता रहा। कभी जो औरत अपने कनेक्शंस, अपने बेटे और अपनी सो कॉल्ड सुपीरियरिटी पर इतना घमंड करती थी, आज उसके पास सिर्फ सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करने की मजबूरी रह गई थी। तभी गली के अंदर से मारपीट और चीखने की आवाज आई। कुछ आदमी एक यंग मैन को घेर कर मार रहे थे। वो लड़का जमीन पर सिमटा हुआ था और कुछ लोग उससे उसके गैम्बलिंग डेट्स के पैसे देने के लिए फोर्स कर रहे थे। फिर उस यंग मैन ने अपना मिट्टी से भरा चेहरा ऊपर उठाया। वो जितैंग था।
उसकी स्किन डार्क और रफ हो चुकी थी, आंखों में कोई इमोशन नहीं था। उसके चेहरे से वो पुराना एरोगेंस, वो मैं ड्रैगन हूं वाला एटीट्यूड, सब कुछ गायब हो चुका था। अब वो बस एक ऐसा इंसान था जिसे दुनिया ने जमीन पर कुचल दिया था। आंट ज़ैंग ने आवाज सुनी तो प्लास्टिक बॉटल का झगड़ा छोड़कर तुरंत उस तरफ भागी। मुझे लगा वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन मैं गलत था। उसने जितैंग की तरफ उंगली करके चिल्लाया, जितैंग, तुम जैसे यूजलेस इंसान, मैं तुम्हारे लिए जेल गई थी और तुम मुझे ये रिटर्न कर रहे हो। जितैंग धीरे धीरे जमीन से उठा। उसने अपनी मां का पागलपन भरा चेहरा देखा और गुस्से से चिल्लाया, सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने उन लोगों को प्रोवोक नहीं किया होता तो क्या मैं आज इस हाल में होता? आंट ज़ैंग भी पीछे नहीं हटी। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। ठंडी बारिश में वो दोनों पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को ब्लेम करते हुए लड़ रहे थे। उनके बीच बचा हुआ फैमिली बॉन्ड भी उस रात टूट गया। मैं रियर व्यू मिरर से उन दोनों की लड़ती हुई फिगर्स को देखता रहा। धीरे धीरे वो छोटी होती गईं और फिर अंधेरे में गायब हो गईं। मेरे दिल में उन्हें देखकर जरा भी इमोशन नहीं उठा। मैंने कार की विंडो ऊपर कर दी, उनकी घटिया गालियों और चीखों को पीछे छोड़ दिया, फिर एक्सीलरेटर दबाया और उस जगह से दूर निकल गया। उन दोनों ने अपनी जिंदगी से मुझे और सभी लोगों को एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया था। इंसान को हमेशा अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। काइंडनेस अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ थोड़ा एज भी होना चाहिए। टॉलरेंस जरूर रखो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट और बॉटम लाइन होनी चाहिए। जब आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि रूल्स और लॉ का यूज करके खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सको, तब दुनिया के वो लोग जो आपको हर्ट करना चाहते हैं खुद पीछे हटने लगते हैं। फिर एक और वीकेंड आया। मैं अपने होम टाउन वापस गया। इस बार आसमान बिल्कुल क्लियर था और सनलाइट पूरे कोर्टयार्ड में फैली हुई थी। गार्डन में रोजेस फुल ब्लूम में थे। मेरी मदर किचन में मेरे फेवरेट ब्रेज्ड पोक बना रही थी। उसकी डिलिशियस खुशबू पूरे कोर्टयार्ड में फैल रही थी। मेरे फादर ने फ्रेश टी बनाई थी और रॉकिंग चेयर पर बैठकर मुझे आवाज दी, बेटा इधर आ, इस साल की न्यू टी टेस्ट करके देख। मैं उनके पास गया और चेयर के बगल में बैठ गया। मैंने टी कप उठाया और एक सिप लिया। टी की फ्रेश अरोमा ने मुझे अंदर तक रिफ्रेश कर दिया। मैंने अपने पेरेंट्स के पीसफुल स्माइलिंग फेसेस की तरफ देखा, फिर उस घर की तरफ देखा, वो घर जिसे मैंने अपने हाथों से प्रोटेक्ट किया था। उस मोमेंट में मेरे दिल में एक ऐसी सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस थी जो मैंने पहले कभी फील नहीं की थी। मुझे समझ आ गया था, यही वो लाइफ थी जो मैं चाहता था। न अननेसेसरी ड्रामा, न रिवेंज, न हेट्रेड, बस अपने पेरेंट्स के साथ एक पीसफुल होम और एक ऐसी जिंदगी जिसमें सुकून हो। और मेरे लिए वही सबसे अच्छा एंडिंग था।